आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है वेव्स एंड करंट्स। वेव्स यानी समुद्री लहरें और करंट्स यानी समुद्री धाराएं लगातार ओशियन की सरफेस पर चलती रहती हैं। ये कोस्टल एरियाज यानी समुद्रीय तटीय इलाकों में काम करती हैं और समुद्र के किनारे की जमीन यानी कोस्टल जोन का आकार बदलती रहती हैं। वेव्स और करंट्स की वजह से समुद्र के किनारों पर कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे बीच, सैंड बार्स, सी क्लिफ्स, सी केव्स, आर्चीज और स्टैक्स। इनके बारे में आप टेक्स्ट बुक पार्ट 2 में और डिटेल में पढ़ोगे। पहले हम पढ़ेंगे बीच के बारे में। बीच एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो सी, ओशियन या लेक के किनारे सैंड, पेबल या रॉक्स यानी रेत, छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थरों से बनता है। यह वेव्स द्वारा सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनता है, यानी लहरों द्वारा लाए गए छोटे छोटे कणों के इकट्ठा हो जाने से। बीच का आकार लगातार वेव्स, टाइड्स और करंट से बदलती रहती हैं। यह रेत और दूसरे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा करती रहती हैं। बीच लोगों के लिए रिलैक्सेशन, स्विमिंग और रिक्रिएशन की एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। यहां आने वाले टूरिस्ट की वजह से लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बीच फिशिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कोस्टल कम्युनिटीज यहां के सैंड और सेल्स यानी सीपियां भी इकट्ठा करती हैं। इसके अलावा बीच स्ट्रॉन्ग वेव्स और कोस्टल इरोजन से बचने के लिए नेचुरल बैरियर यानी प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। इससे समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की सेटलमेंट्स सुरक्षित रहती है, यानी समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों की बस्तियां या घर सुरक्षित रहती हैं। आगे लिखा है कि कोस्टल इरोजन तब होता है जब वेव्स, टाइड्स और करंट्स समुद्र किनारे की जमीन को धीरे धीरे काटते हुए घिसती हैं। इसके अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं। कोस्टल इरोजन से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म इस तरीके से हैं। फर्स्ट, क्लिफ ऊंचे और खड़ी चट्टानें होती हैं। ये तब बनती है जब सी वेव्स किनारे के निचले भाग को लगातार काटती रहती हैं। नेक्स्ट, वेव कट प्लेटफॉर्म। जब क्लिट पीछे की ओर हटती हैं तो उनके सामने फ्लैट रॉक सरफेस यानी समतल चट्टान इलाके बच जाती हैं, जिसे वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। केव्स, जब सी वेव्स चट्टानों के कमजोर हिस्सों को काटती है तो वहां सी केव्स यानी समुद्री गुफाएं बन जाती हैं। आगे लिखा है आर्चिस के बारे में। जब हेडलैंड के दोनों ओर बनी केव्स आपस में मिल जाती हैं तो बीच में आर्च यानी प्राकृतिक मेहराब बन जाता है। नेक्स्ट है स्टैक्स। जब आर्च टूटकर गिर जाता है तो उसका एक हिस्सा अकेले खड़े चट्टान के पिलर के रूप में बच जाता है, इसे स्टैक कहते हैं। ये सभी लैंडफॉर्म केवल कोस्टल लैंडस्केप में ही नहीं बनते बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी को भी इफेक्ट करती हैं। कुछ जगहें टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर कोस्टल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि वहां के ह्यूमन सेटलमेंट्स सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियल इरोजन तब होता है जब ग्लेशियर धीरे धीरे जमीन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलते समय वे जमीन के काटते और उसका आकार बदलती हैं। ग्लेशियल इरोजन से बनने वाले कुछ लैंडफॉर्म्स हैं यू शेप वैली, सर्कुलस, एरिटस, हैंगिंग वैली, फिजोर्ड्स। फर्स्ट, यू शेप वैली। यू शेप वैली तब बनती है जब ग्लेशियर किसी नदी की घाटी को चौड़ा और गहरा कर देता है, इसलिए घाटी का आकार यू शेप जैसा दिखाई देता है। सर्क्यूस एक कटोरे जैसी गहरी जगह होती है जो ग्लेशियर्स के शुरू होने वाले भाग पर असर करती है। नेक्स्ट है आर्टेस। आर्टी दो घाटियों के बीच बनने वाली पतली और नुकीली पहाड़ी धार होती है। हैंगिंग वैली तब बनती है जब छोटे ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर से आकर मिलती हैं। यह मुख्य घाटी से ऊंचाई पर दिखाई देती है। नेक्स्ट, फजोर्ड एक गहरी और पतली समुद्री खाड़ी होती है। यह तब बनती है जब समुद्र का पानी ग्लेशियल वैली में भर जाता है।
ये सभी लैंडफॉर्म्स इंसान के लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट होती हैं। यूसेफ वैली और सीक्वेंस ट्रैकिंग और स्कीइंग और माउंटेनियरिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती हैं। फजोर्ड का इस्तेमाल हार्बर यानी बंदरगाह और फिशिंग के लिए किया जाता है। वहीं कुछ घाटियों में ग्लेशियल सोइल बहुत उपजाऊ होती है जिससे एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इससे निकलने वाला पानी नदियों में जाता है जो नीचे रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोरेनीज। मोरेन्स आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक्स सोइल डेब्रिस कॉल्ड टिल कैरिड अलोंग एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर्स। यानी मोरेनीज ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्लेशियर द्वारा लाए गए रॉक्स सोइल और डेब्रिस यानी मलबे से जमा हो जाने से बनती हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वह अपना साथ लाई हुई मिट्टी, पत्थर और दूसरे मटीरियल वहीं जमा कर देता है। इससे मोरेनीज बनती हैं। मोरेन्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं: लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स और मेडियल मोरेन्स। लेटरल मोरेन्स ग्लेशियर के दोनों किनारों पर बनती हैं। टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर के एंड भाग पर बनती हैं। ये बताती हैं कि ग्लेशियर सबसे आगे तक कहाँ पहुँचता है। मीडियल मोरेन तब बनती हैं जब 2 ग्लेशियर आपस में मिलती हैं और उनके लेटरल मोरेन्स बीच में मिल जाती हैं। मोरेन्स मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्टाइल सोइल बनाती हैं और जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। कई बार ये नेचुरल डैम और लेक्स भी बना देती हैं जिनका इस्तेमाल वाटर सप्लाई, इरिगेशन और कभी कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के लिए भी किया जाता है। यहाँ फिगर में मोरेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट भाग दिए गए हैं। लेटरल मोरेन यानी ग्लेशियर के किनारों पर जमा मटीरियल, ग्लेशियर बहता हुआ ग्लेशियर यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है मिड मोरेन यानी 2 ग्लेशियर में मिले हुए बीच में बना एक मोरेन। नेक्स्ट टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर के आखिरी भाग पर जमा मटीरियल। यहाँ पर रिवर दिया गया है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी एक नदी। थिंक अबाउट इट लिखा है, A devastating flood struck the Chamoli district in Uttarakhand in February 2021, in which many people and livestock lost their lives. फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। इस बाढ़ में कई लोगों और पशुओं की जान चली गई। इस बाढ़ से बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और हाइडल प्रोजेक्ट्स यानी जल के परियोजनाओं को बहुत नुकसान हुआ। साथ ही गांवों का संपर्क भी पूरी तरह नष्ट हो गया। कैन यू फाइंड आउट द रीजन दैट लेड टू द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फ्लड? जवाब में आप लिखोगे कि इस अचानक आई बाढ़ के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। पहला, ऊंची पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाना। दूसरा, बर्फ और चट्टानों के तेजी से नीचे आने से नदी की अचानक बहुत अधिक पानी और मलबा आ गया। थर्ड, इससे नदी का जल सोर्स बहुत तेजी से बढ़ गया और अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ के साथ आए मलबे ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी। यहाँ फिगर 2.20 में चमोली फ्लड के बाद हुई तबाही दिखाई गई है, जहां नदी के तेज बहाव ने आसपास के सड़कों, पुलों और इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट है विंड इरोजन तब होता है जब तेज हवाएं रेत और मिट्टी के ढीले कणों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इससे धीरे धीरे लैंडस्केप यानी भूमि का आकार बदलने लगता है। इस प्रोसेस में कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे यार्ड टैंक्स, वेंटिफैक्ट्स, डिफिशन होलो और डेजर्ट पेवमेंट्स। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेती हैं। यार्ड टैंक्स मतलब लंबी और संकरी रॉक रीड्स यानी चट्टानी धाराई। मतलब यार्ड टैंक्स लंबी और पतली चट्टानी धारियाँ होती हैं जिन्हें विंड्स लगातार काटकर और घिसकर बनाती हैं। वेंटिफैक्ट्स ऐसी रॉक्स होती हैं, ऐसी चट्टानें होती हैं जिन्हें हवा के साथ उड़ने वाली रेत लगातार घिसती रहती हैं। इस प्रोसेस को सैंड ब्लास्टिंग कहती हैं, जिससे चट्टानों का आकार बदल जाता है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन होलो या बोल वोट्स।
ऐसे उथले गड्ढे होते हैं जहां से हवा ढीली मिट्टी और रेत को उड़ाकर ले जाती है। नेक्स्ट है डेजर्ट पेमेंट्स। डेजर्ट पेमेंट फ्लैट भूमि होती है, फ्लैट जमीन होती है जहां से हवा बारीक मिट्टी और रेत को उड़ा ले जाती है और पीछे बड़े पत्थर और पेबल्स रह जाती हैं। ये लैंडफॉर्म्स ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सूखे इलाकों में सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। साथ ही वेंटिफैक्ट्स और यार्डेंग्स अपने अनोखे आकार के कारण टूरिस्ट और जियोलॉजिस्ट को भी अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्यून्स के बारे में। ड्यून्स रेत की पहाड़ियां या लंबी धारियां होती हैं। ये विंड द्वारा डेजर्ट या सैंड कोस्ट से बनती हैं। ड्यून्स मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट बार्चन ड्यून, सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, थर्ड स्टार ड्यून्स और पैराबोलिक ड्यून्स। एक एक करके अब इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है बार्चन ड्यून्स। बार्चन ड्यून्स क्रीसेंट के आकार की होती है। ये वहाँ बनती हैं जहाँ रेत कम होती है और हवा एक ही डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स लंबी रेतीली धाराएं होती हैं। ये हवा की मुख्य रूप से मतलब लॉन्गिट्यूड ड्यून्स लंबी रेतीली धारियां होती हैं। ये हवा की मुख्य दिशा के समांतर बनती रहती हैं। नेक्स्ट है स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स में कई आर्म्स यानी भुजाएं होती हैं। ये वहाँ बनती हैं जहाँ हवा अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट है पैराबोलिक ड्यून्स, यू शेप। पैराबोलिक ड्यून्स यू आकार की होती हैं। ये आमतौर पर वेजिटेशन यानी वनस्पति वाले इलाकों में बनती हैं जहाँ पौधे रेत को कुछ हद तक पकड़ कर रखती हैं। फिर इनके यहाँ पौधों की जड़ें रेत को पकड़ कर रखती हैं, इसीलिए ये ड्यून्स स्टेबलाइज रहती हैं। ड्यून्स मनुष्य के लिए नेचुरल बैरियर्स यानी प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। ये डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान का फैलना और विंड इरोजन को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छे स्थान होते हैं। कुछ कोस्टल रीजन यानी समुद्री तटीय इलाकों में ड्यून्स तेज समुद्री हवाओं और सी वेव से लोगों की बस्तियां की रक्षा करती हैं। इसके अलावा ड्यून्स की रेत का इस्तेमाल कई जगह कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है। फिर फिगर में ये सभी इनके फिगर्स दिए गए हैं। बार्चन ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स और स्टार ड्यून्स। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर खासकर लाइमस्टोन या दूसरे घुलने वाली चट्टानों वाले इलाकों में केमिकल वेदरिंग और इरोजन की मदद से कास्ट ट्रोफोग्राफी नाम के विशेष लैंडफॉर्म बनाती हैं। अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाले मुख्य लैंडफॉर्म्स हैं केव्स, स्टेलिसिटीज, स्टेलगिमाइट्स, सिंकहोल्स और अंडरग्राउंड रिवर्स। पहले पढ़ते हैं केव्स के बारे में, यानी गुफाएं। ऐसी खाली जगहें होती हैं जो तब बनती हैं जब एसिडिक वाटर धीरे धीरे चट्टानों को घोल देता है। नेक्स्ट है स्टेलिसिटीज। स्टेलिसिटीज बर्फ की लटकती हुई आइसेल्स जैसी आकृतियां होती हैं जो केव्स की छत के नीचे की ओर लटकी रहती हैं। नेक्स्ट है स्टेलगिमाइट्स। स्टेलगिमाइट्स ऐसी आकृतियां होती हैं जो गुफा के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट है सिंकहोल्स या डोलाइंस। सिंकहोल या डोलाइंस ऐसे गड्ढे होते हैं जो तब बनती हैं जब जमीन नीचे बनी खाली जगह में धंस जाती है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड रिवर। अंडरग्राउंड रिवर्स वे नदियां होती हैं जो जमीन के नीचे गुफाओं में अंदर बहती रहती हैं। फिर इनके फिगर्स दिए गए हैं, अब आगे बढ़ती हैं। ये सभी लैंडफॉर्म मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि केव्स और अंडरग्राउंड रिवर फ्रेश वाटर का सोर्स होती हैं। साथ ही ये टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं और कई जगह कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी रखती हैं। स्टेलग्माइट्स और स्टेलिसिटीज अपनी अनोखी बनावट के कारण जियोलॉजिस्ट यानी भूगोलिक वैज्ञानिक और एडवेंचरस यानी रोमांच पसंद लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए ये स्टडी और रिक्रिएशन यानी घूमने फिरने के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर। अलग अलग लैंडफॉर्म से जुड़े कई प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स हमारे आसपास होती रहती हैं। इस चैप्टर में हमें 4 इंपॉर्टेंट डिजास्टर के बारे में बताया गया है।
लेट्स एक्सप्लोर, इसमें लिखा है कि हर डिजास्टर के अंत में दिए गई एक्सरसाइज को न्यूज़पेपर, एटलस और बुक की मदद से पूरा कीजिए। इंडिया और दुनिया के डिजास्टर प्रोन एरियाज की सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, साथ ही मिटिगेशन मेजर यानी बचाव के उपाय भी लिखिए और हाल के उदाहरण भी जवाब मतलब इनमें लिखने हैं। तो फर्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, हम इसे हिंदी में कहते हैं भूस्खलन। लैंडस्लाइड प्राकृतिक और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों के कारण होती है। ये कारण पहाड़ियों की ढलान और अनस्टेबल फर्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों कारणों से होती है। ये कारण पहाड़ियों की ढलान को अनस्टेबल बना देती हैं। लगातार और तेज बारिश लैंडस्लाइड का मुख्य कारण होती हैं। बारिश का पानी मिट्टी और चट्टानों के अंदर चला जाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। इससे ढलान खिसक जाती है। अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन की जमीन को हिलाकर और ढलान को कमजोर करके लैंडस्लाइड का कारण बन सकती हैं। आगे बहुत ज्यादा ढलान और ढीली या पहाड़ से टूटी हुई चट्टानें भी लैंडस्लाइड का खतरा बना देती है। फिर है ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, माइनिंग यानी खनन और रोड कंस्ट्रक्शन और पहाड़ियों पर बनी योजना के निर्माण ढलानों का प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। इससे लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही खराब ड्रेनेज सिस्टम और जमीन का गलत इस्तेमाल भी लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं। इससे ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और ढलान अचानक खिसक जाती है। इस फिगर में लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ियों का एक हिस्सा नीचे खिसकता हुआ दिखाया गया है, जिससे रोड्स और आसपास के इलाकों को नुकसान बहुत पहुंच सकता है। नेक्स्ट है प्रोन एरिया। प्रोन एरिया में आप लिखोगे यहाँ पर कि भारत में हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स के कई इलाकों में लैंडस्लाइड के ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिटिगेशन मेजर, यानी बचाव कार्य क्या हो सकते हैं। फर्स्ट में आप लिख सकते हो अफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना। सेकंड, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना। थर्ड, पहाड़ियों पर संतुलन में निर्माण करना। स्टॉप स्टेबिलिटी बनाए रखना और अर्ली वार्निंग सिस्टम का पहले से ही इस्तेमाल करना। कुछ रिसेंट एग्जाम्पल जो घटनाएं हुई हैं हाल के ही वर्षों में, यहाँ पर आप लिखोगे कि हाल के ही वर्षों में केरला और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई लैंडस्लाइड हुए, जिनसे लोगों को और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट है एवलांचेस। एवलांचेस तब होती हैं जब ऊंची और खाड़ी पहाड़ियों पर जमी हुई बर्फ अचानक अनस्टेबल हो जाती है और नीचे की ओर तेजी से खिसकने लगती है। जब कम समय में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो स्नोपैक यानी जमी हुई बर्फ की परत का वजन बढ़ जाता है। अगर यह बर्फ कमजोर या ढीली बर्फ की परतों के ऊपर हो तो पूरी बर्फ अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है और एवलांची आ सकता है। अगर टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए तो बर्फ का कुछ हिस्सा पिघलने लगता है। इससे बर्फ का एक साथ पकड़े रखने वाला फ्रिक्शन कम हो जाता है और बर्फ नीचे खिसक सकती है। तेज हवाएं भी बर्फ को अलग अलग जगह असमान रूप से जमा कर देती हैं। इससे कमजोर लेयर बन जाती है और जो आसानी से टूट सकती है। अर्थक्वेक्स, वाइब्रेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, ट्रैकिंग या पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन बर्फ के ढकी ढलानों का संतुलन बिगाड़ सकती है। इससे एवलांची शुरू हो सकता है। इस फिगर में एवलांची दिखाया गया है जहां बर्फ का बड़ा भाग तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे आ रहा है। फिर है प्रोन एरिया। प्रोन एरिया में आप लिखोगे कि भारत में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के ऊंची पहाड़ी इलाकों में एवलांची के ज़्यादा केसेस मिले। नेक्स्ट है मिटिगेशन मेजर यानी बचाव कार्य। एवलांची वार्निंग सिस्टम का पालन करना, यह फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारी बर्फबारी के समय खतरनाक ढलानों से दूर रहना। थर्ड, सेफ रूट्स का इस्तेमाल करना। फोर्थ, बिना अनुमति के स्कीइंग या ट्रैकिंग ना करना। और मौसम या स्नो फोरकास्ट की जानकारी लेकर ही यात्रा करना। अब रीसेंट एग्जाम्पल में आप लिखोगे कि हाल के ही वर्षों में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई ऊंची पहाड़ियों क्षेत्रों में एवलांचेस आए, जिनसे लोगों को
लोग और सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ। नेक्स्ट है ग्लोव्स। ग्लोव्स यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लोव्स यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होते हैं जब ग्लेशियर लेक्स यानी हिमनिद झीलों से अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है। ऐसा नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगती हैं। इससे ग्लेशियर लेक्स का आकार और वाटर लेवल बढ़ जाता है। इसका दबाव आइस या लूस मोरेन्स से बने नेचुरल डैम्स पर पड़ता है। हैवी रेनफॉल या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी इन ग्लेशियर लेक्स में एक्सेस वाटर जोड़ देती है। अर्थक्वेक, एवलांची या लैंडस्लाइड झील या उसके नेचुरल डैम को कमज़ोर कर सकती हैं। इससे डैम अचानक टूट जाता है, जिसके एज अ रिजल्ट इसके बाद झील का जमा हुआ पानी अचानक बाहर निकल जाता है और नीचे के इलाकों में बहुत विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। फिगर में गोल्फ के कारण आई बाढ़ दिखाई गई है, जिससे तेज बहाव वाला पानी नीचे के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रोन एरिया में आप लिख सकते हो कि भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर वाले इलाके गोल्फ से के लिए अधिक प्रोन है। नेक्स्ट है मिटिगेशन मेजर यानी बचाव कार्य। फर्स्ट, ग्लेशियर लेक की नियमित मॉनिटरिंग करना। सेकंड, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना। सेकंड, वाटर लेवल पर लगातार नजर रखना। फोर्थ, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इवैक्यूएशन प्लान्स तैयार करना और हाई रिस्क एरियाज को सुरक्षित निर्माण करना। और रिसेंट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि हाल के ही वर्षों में सिक्किम यानी साउथ लोहनोक लेक 2023 में एक बड़ा ग्लोफ हुआ, जिसे टेस्टा रिवर की में भीषण बाढ़ आई और भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म्स धूल भरी आंधियां तब आती हैं जब तेज हवाएं सूखी और ढीली मिट्टी और साथ रेत को बड़ी मात्रा में उठाकर हवा के साथ ले आती हैं। लंबे समय तक सूखा और कम वर्षा वाली मिट्टी को पूरी तरह सुखा देती है। मतलब यहाँ पर लिखा है प्रोलॉन्ग्ड ड्राफ्ट यानी लंबे समय तक सूखा। लो रेनफॉल यानी कम बारिश मिट्टी को पूरी तरह सुखा देती हैं। इससे हवा के लिए मिट्टी में बारीक कण उड़ाना आसान हो जाता है। डस्ट स्टॉर्म ज़्यादातर डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन यानी सूखे क्षेत्रों में आती हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ढीली और सूखी होती है। जहाँ वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ जमीन खुली रहती है। ऐसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस के कारण होता है। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण डस्ट स्टॉर्म्स पहले से ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज आने लगती हैं। फिर डस्ट स्टॉर्म का फिगर दिया गया है। प्रोन एरिया में लिखोगे भारत के राजस्थान यानी थार डेजर्ट, गुजरात और हरियाणा के कुछ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म्स ज़्यादा देखे गए हैं। मिटिगेशन मेजर्स, ज़्यादा पेड़ लगाना मतलब बचाव कार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जंगलों की कटाई को रोकना, सोइल कंजर्वेशन के उपाय अपनाना, तेज धूल भरी आंधी के समय घर के अंदर सुरक्षित रहना और वेदर वार्निंग का पालन करना। रिसेंट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि हाल के वर्षों में राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई बार डस्ट स्टॉर्म आए, जिनसे विजिबिलिटी कम हुई और लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा। अब आते हैं इसके चैप्टर के कंक्लूजन पर। लिखा है कि अर्थ की सरफेस लगातार बदलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों तरफ की शक्तियां लगातार काम करती रहती है। इंटरनल फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग, माउंटेन वैली और ओशियन बेसिन बनते हैं। वहीं एक्सटर्नल फोर्सेस से जैसे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन इन लैंडफॉर्म्स को धीरे धीरे घिसते हैं और उनका आकार बदल देते हैं। ये सभी नेचुरल प्रोसेस मिलकर आज हमें दिखाई देने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है। इनमें सबसे ऊंची पर्वत से लेकर सबसे गहरे महासागर के तल निचले फ्लोर तक सभी शामिल है। ह्यूमन लाइफ भी इन लैंडफॉर्म्स से गहराई से जुड़ी हुई है, जो हमारे क्लाइमेट और रिसोर्सेज, सेटलमेंट्स और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
अर्थ सरफेस के अनुसार और उसके बनने की प्रोसेस को समझने के लिए हमें नेचर की शक्ति का सही ज्ञान मिलता है। अर्थ सरफेस के आकार और उसके बनने की प्रोसेस को समझने से हमें नेचर की शक्ति का सही ज्ञान मिलता है। साथ ही हम नेचुरल डिजास्टर के लिए पहले से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इससे हम अपनी पृथ्वी के साथ एक सुरक्षित और सस्टेनेबल यानी संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा कि पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस मिलकर अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं और उनके आकार बदलती हैं। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, अलग अलग लैंडफॉर्म और उनसे जुड़ी नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी विस्तार से समझा। अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि लैंडफॉर्म्स हमारे जीवन, जलवायु, खेती, संसाधन और प्राकृतिक आपदाओं से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ इस चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ।